हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट 10 ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कवर करेंगे। और ये इसलिए हम पीवाईक्यू कर रहे हैं कि इससे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ना भी पूछा जाए तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाती हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी हम इसी में कवर कर लें, इसलिए इसको कर रहे हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। और ये जितने भी पीवाईक्यू वगैरह हैं या फिर जो भी हैंड रिटन नोट्स आप देखते हैं वो सभी नोट्स और जो करंट अफेयर वगैरह के मंथली वाले चाहे बाकी के भी जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं करंट अफेयर के या टेस्ट है क्विज है वो आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। लास्ट टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बूस्टर सीरीज कर लेते हैं आप, उसमें जो भेजा गया है, या फिर पीवाईक्यू ही कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह से पीवाईक्यू कराया गया है आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो वो सब वहाँ पर मिल जाएगा। जो क्विज वगैरह हैं, टेस्ट वगैरह हैं, वो सब भी मिल जाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया है व्हाट्सएप वाला 6754123444। इस पर आप मैसेज करेंगे, यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल करके मैसेज करेंगे तो डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। अब घटनासार भी आ गई तो इसके बाद घटनासार भी कराया जाएगा। घटनासार के पुराने वाले जो नोट्स इसके पहले जो आई थी 2 महीने पहले वो पूरा भेजा जा चुका है ग्रुप में, आई दृष्टि भी भेजी जा चुकी है। अब जो नया है वो भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ मतलब 2024 का सबसे पहले क्वेश्चन तो दक्कन ट्रैप के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था मतलब कि मेन अगर आपको पता होता कि खनिज जो दक्कन ट्रैप है वहाँ पे सागरीय जो जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते, तो सीधी सी बात है उसमें सागरीय जीवाश्म कैसे पाए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे दक्कन ट्रैप के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे हो जाएगा। क्रिटेशियस काल में ये बना था, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप का। दक्कन ट्रैप वही जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पे ये जो प्लेटू हैं बीच वाले पठार हैं उन्हीं को दक्कन ट्रैप बोला जाता है। और ये किस चट्टानों से मिलकर बने हैं तो बेसाल्ट चट्टानों से बने हैं। ऊपरी ट्रैप की मोटाई 400 मीटर है, मध्य ट्रैप की मोटाई है 1200 मीटर और निम्न ट्रैप की मोटाई है 150 मीटर। और इसमें बहुत सारे खनिज तेल और जीवाश्म पाए जाते हैं। खनिज तेल के लिए और ये बाकी चीज़ों के लिए जो बहुमूल्य खनिज हैं जैसे सोना वगैरह, गोलकुंडा वगैरह की खान में ये सब दक्कन ट्रैप में ही मिलता है, लेकिन अब सागरीय खनिज वहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शहर का नाम और योजना बनाने की अवधि, मतलब ये शहर कब बनाए गए थे, मैचिंग में आया था। तो कांचीपुरम जो है प्राचीन नगर है एक। फिर जो है जैसलमेर मध्यकाल में बना था, उस टाइम पे बसाया गया था। कोडाई कनाल जो है औपनिवेशिक काल में बना था। भिलाई जो है अभी नए मतलब स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रोत्तर काल जिसको कहते हैं 1947 के बाद जो है इसको योजना बनाई गई थी, मतलब इसको बनाने की। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको तुरंत वहीं पर दिमाग लगाना होता है। नेक्स्ट है स्थानीय तूफान और स्थान। आम्र वर्षा जो है ये तटीय कर्नाटक क्षेत्रों में होती है। फूलों की वर्षा या फूलों की बौछार जिसको कहते हैं केरल में होती है। काल बैसाखी वाला तूफान कहाँ पे आता है तो पश्चिम बंगाल में आता है काल बैसाखी। लू कहाँ पे चलती है तो लू पंजाब से बिहार तक लू चलती है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नहरें और नदियाँ। बहुत सारी नहरें वगैरह जो इंडियन ज्योग्राफी वाला नोट्स है उसमें भेजा जा चुका है ग्रुप में, उसको जाके देख लीजिएगा ज्योग्राफी वाले में उसमें। तो ऊपरी बारी दोआब नहरी का मतलब किस नदी से संबंधित है तो रावी नदी से। सरहिंद नहर जो है ये सतलुज नदी से संबंधित है। एक है गुड़गांव नहर यमुना नदी से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर सतलज, रावी और ब्यास नदी से संबंधित है। ये सब मैचिंग में आया था, मतलब इसमें तीनों लिखी हुई थी। फिर है चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा क्या है, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट वगैरह आया था। तो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र या ज़्यादा जहाँ जब लिखा रहेगा 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इसमें मानी जाती है चावल के खेती के उत्पादन में। लेकिन एक सीमा बनाई गई जहाँ पर तक 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाला क्षेत्र मिल जाता है वहाँ तक चावल की खेती होती है। चावल उत्पादन है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा एरिया में कहाँ चावल बोया जाता है, धान बोया जाता है तो उत्तर प्रदेश में। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें कहाँ पैदा होती हैं तो पश्चिम बंगाल में। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उड़ीसा। खरीफ उत्पादन का हमारा 2025-26 का लक्ष्य कितना है खरीफ फसल के उत्पादन का तो 362 मिलियन टन। 362 मिलियन टन जो है हमारा लक्ष्य है 25-26 का खरीफ उत्पादन का। नेक्स्ट है कपास मुख्यतः खरीफ की फसल नहीं, कपास के बारे में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। इस तरह से तो पूरा हम लोग जो ज्योग्राफी वाला में कृषि वाला जो सेक्शन है उसमें कवर कर चुके हैं इसको। तो कपास मुख्यतः खरीफ फसल नहीं है। वर्षा के टाइम पे मतलब वर्षा इसमें कितनी जरूरी होती है तो 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा मतलब, और काली मिट्टी में कपास ज़्यादा पैदा होता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है तो ये जलोढ़ मिट्टी है। 44% एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सेकंड सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है तो लाल मिट्टी है। पहले नंबर पे जलोढ़ है, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है। लाल मिट्टी में लौह प्रचुरता ज़्यादा होती है, लोहा ज़्यादा होता है।
फिर जो है थर्ड नंबर पे आती है काली मिट्टी जो 16.6% एरिया में है भारत के। फिर चौथे नंबर पे आती है लेटेराइट। अगर अरेंज करने को आए तब भी आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। और ये जो लाल मिट्टी के बारे में क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि दक्षिण भारत में जो काली मिट्टी के उत्तर और पूर्व व दक्षिण में वाला जो एरिया है वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। फिर है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। क्रम में याद रखिएगा, यूपी, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। हीराकुंड जो है, जितने भी बांध वगैरह हैं, जितने भी परियोजनाएं हैं इंडियन ज्योग्राफी वाले उसमें मिल जाएगा, या फिर वीडियो भी है इंडियन ज्योग्राफी ब्रेक टाइम क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वीडियो। हीराकुंड जो परियोजना है उड़ीसा की है, मुरी जो है झारखंड, अलुपुरम या अलवाई ये केरल का है, बेलगावी जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। हिमालय अभी भी ऊंचा उठ रहा है, इस तरह का स्टेटमेंट था। हिमालय एक वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत है, अभी भी ऊंचा उठ रहा है। क्यों ऊंचा उठ रहा है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है, इस कारण हिमालय का ऊंचाव बढ़ रहा है। फिर जो है कोयला भंडार और राज्य, हुतर जो है ये झारखंड में। इब नदी का संबंध कहाँ से है, तो उड़ीसा से है। तातापानी रामकोला का संबंध कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। उमरिया का संबंध कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश से है। ये भी आपको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जो प्रमुख खनिज हैं उनके भंडार कहाँ पे हैं उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये जो है ये 17 मार्च को मनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। कभी कभी इसको अरेंज करने को आ जाता है ये सब, तो 8 मई, फिर ये स्वास्थ्य वाला 7 अप्रैल, फिर समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये 17 मार्च, उसके बाद एथलेटिक्स दिवस 7 मई। ऊपरी गंगा कृषि जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ये जो ऊपरी गंगा कृषि जलवायु क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। जो ऊपरी गंगा नहर वाला जो क्षेत्र है उसी मतलब केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसी को कहते हैं ये वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पर देवसा मतलब यहाँ पर ऊंचाई के बारे में पूछा गया था, किसकी ऊंचाई कितनी है, तो देवसा जो दर्रा वाला क्षेत्र है वहाँ पर 5360 मीटर ऊंचाई है। बड़ा लाचा की 4850 मीटर है। रोहतांग की 3978 मीटर है। बनिहाल की 2832 मीटर है ऊंचाई। तो ये सबकी ऊंचाइयाँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जूट जो है खरीफ की नकदी फसल मानी जाती है। बुआई इसकी फरवरी से जून में होती है, कटाई जुलाई से अक्टूबर में होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होता है। फिर जो है हिंद महासागर व अन्य क्षेत्रों में तापमान में औसतन 2% की वृद्धि हुई थी, इसलिए 1997-98 के बीच में बहुत ज़्यादा प्रवाल विरंजन हुआ था। प्रवाल जो होते हैं, जो एक तरह के जीव होते हैं उस पर रहते हैं, यूजेंथलिया जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर जो बहुत सारे प्रवालों से द्वीप भी बन जाते हैं, तो उनका बहुत सारे नष्ट हो गए थे। किस कारण कि 2% तापमान बढ़ा था। फिर जो है 2023 का पेपर संसद आदर्श ग्राम योजना, जितनी भी योजनाएं सारी कर लीजिएगा, योजनाएं बहुत आती हैं एग्जाम में, और 2014 से अभी तक की योजनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16, 17, 18 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार उनसे क्वेश्चन आता है, अरेंज करने को आता है। निम्न में से कौन सी 2015 की नहीं, कौन सी 2016 की नहीं, इस तरह से आता है। सारी योजनाओं का नोट्स आपको पीसीएस वाले ग्रुप में दिया गया है, या फिर वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2016 का है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 की है। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दूध टोली ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड से। बेतवा नदी हमीरपुर के पास आकर यमुना में मिलती है। इस तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था, तो इसको देख लीजिए। अब यहीं पर सारी देख लीजिए, नदियों से क्वेश्चन हर बार आता ही है। तो ये मेन जो मोटी सी दिख रही है ये है गंगा नदी, इसी की सहायक है सारी। इसी की मेन जो सबसे सहायक है वो है यमुना। अब गंगा की सहायक में इधर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रामगंगा आके मिलती है, दूध टोली उत्तराखंड से निकलती है और आके कन्नौज के पास ही रामगंगा से मिल जाती है। फिर एक यहाँ पर आती है, ये फूलपुर से निकलती है वरुणा नदी भी आके मिलती है। इसके पहले यहाँ पे यमुना आके मिल चुकी है, ये यमुना नदी है। और यमुना नदी आके प्रयागराज में मिल जाती है, जो कि सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है। फिर इधर एक नदी है गोमती नदी फुलहर लेक से निकलती है पीलीभीत से। और इसकी गोमती की एक सहायक नदी भी है, सई नदी। सई किसकी सहायक है, गोमती की सहायक है, और भिजवान लेक से निकलती है हरदोई से। फिर यहाँ से आगे बढ़ने पर यहाँ से घाघरा नदी आके मिलती है। घाघरा नदी तिब्बत से आती है, उसी की सहायक है एक राप्ती नदी जो कि नेपाल से आती है। और इसी घाघरा की एक और सहायक नदी है शारदा नदी उत्तराखंड से आती है। और ये आके मतलब घाघरा की सहायक हैं शारदा और राप्ती, और यहाँ आके मिल जाती है छपरा के पास। अब कहाँ मिलती है, बिहार के आगे, वहाँ पे मत देखिए ज़्यादा, बस ये आके मिल जाती है गंगा से।
फिर यहाँ पे एक आती है नेपाल से गंडक नदी, और गंडक नदी हाजीपुर के पास आके गंगा से मिल जाती है। फिर इसके बाद आती है बागमती, फिर कोसी, फिर महानंदा। कभी कभी इसको अरेंज करने को आता है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। तो इधर देख लीजिए, यहाँ पर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, फिर महानंदा, फिर ब्रह्मपुत्र, इस तरह से। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक अरेंज करने को आ सकता है एग्जाम में, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद इधर यमुना की सहायक नदी कौन, गंगा में इधर से भी कुछ नदियाँ मिल रही, जैसे यहाँ पे टोंस मिल रही, प्रयागराज में ही जहाँ यमुना मिलती है उसी के थोड़ा सा आगे टोंस भी मिलती है। फिर इधर है सोन नदी, सोन नदी भी गंगा की सहायक है, अमरकंटक से आती है और आके पटना के पास जो गंगा से मिल जाती है। फिर यहाँ से गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाती है। गंगा नदी इस जगह पे एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, हुगली नदी, हुगली नदी अलग हो जाती है और आगे जाकर इसका नाम पद्मा हो जाता है गंगा नदी का, और बाद में मेघना जब इससे आके मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सब नाम जो है पद्मा वगैरह, ये सब बंगाल में होते हैं इसके नाम। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अब यमुना की सहायक में, यहाँ पे आ जाएगी चंबल नदी, एक है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 नदियाँ प्रमुख हैं। और 2 जो इधर से मिल रही छोटी छोटी, एक है टोंस, एक है हिंडन। टोंस एक यहाँ पे एक यमुना की सहायक है, एक और नदी है टोंस जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, लेकिन ये वाली याद रखिएगा, टोंस नदी और हिंडन नदी। और यहाँ पर जो चंबल है, ये नदी चंबल की सहायक ही है छिप्रा नदी, जिसके किनारे जो महाकालेश्वर स्थित है। उसके बाद काली, सिंध, पार्वती, ये सब चंबल की सहायक है। बनास भी चंबल की सहायक है। और इधर जो है सिंध आके मिल रही है, फिर बेतवा, फिर केन, ये सब जो है मध्य प्रदेश से आने वाली नदियाँ हैं जो आके यमुना से मिलती हैं। कहाँ पे मिल रही हैं ये भी देख लीजिए, चंबल नदी इटावा में, सिंध जो है ये इटावा में, बेतवा नदी हमीरपुर में, केन नदी बांदा में आके यमुना से मिलती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर उद्गम भी लिखा हुआ है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है बंदरपूंछ से, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से महाराष्ट्र से, फिर गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक से, महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। इस तरह से मैचिंग में क्वेश्चन था। फिर सहायक नदी और उसका मतलब जो मेन नदी है, तो मालप्रभा किसकी सहायक है, कृष्णा की, हेमावती कावेरी की, मंजरा जो है गोदावरी की, प्राणहिता गोदावरी की। जितनी भी दक्षिण भारत की सहायक नदी, चाहे गोदावरी, कावेरी, इन सब की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसको एकदम रट जाइएगा, इंडियन ज्योग्राफी में दिया हुआ है सारा चीज़, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि किसकी कौन सी सहायक नदी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, ये एक स्टेटमेंट था, तो ये सही है स्टेटमेंट। कारण क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में शाखा क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित होने के कारण तमिलनाडु वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता, तो ये छाया क्षेत्र में आ जाता है तमिलनाडु। यहाँ पर पहाड़ वगैरह, इधर से जो एक जो है मानसून की एक वो इधर से जाती है, एक इधर से जाती है, और ये तमिलनाडु यहाँ रह जाता है। तो जो लौटने वाली वर्षा होती है, जब बारिश ख़त्म हो रही होती है तब तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा होती है, जब मानसून वापस जा रहा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा जो है ये कहाँ पे मिलते हैं, तो देव प्रयाग में, पिंडारा और अलकनंदा कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। पंचप्रयाग देख लीजिए यहाँ पर। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में सबसे पहले अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती हैं। फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं। उसके बाद रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। उसके बाद जो है ये गंगा नदी बनती है आगे जाके, और अलकनंदा और जब भागीरथी मिलती है उसके बाद ये गंगा बन जाती है देवप्रयाग में। उद्गम अभी देखिए, अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो बद्रीनाथ के पास से। मंदाकिनी का उद्गम केदारनाथ के पास से। भागीरथी का उद्गम जो है गंगोत्री से होता है। ये जो है नदियाँ हैं, इनके बारे में, पंचनद के बारे में, 5 प्रयाग के बारे में बहुत पूछा जाता है। लेटेराइट जो मिट्टी होती है किससे किससे बनी होती है, तो लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम से। उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, अभी हमने इसके बारे में ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट है हंगुल जो है, ये कहाँ से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है हंगुल। और उसके बाद जो है एक सींग वाला गैंडा असम से संबंधित है। एशियाई शेर गुजरात से संबंधित है। हिम तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल से संबंधित है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हिम तेंदुआ की गणना हुई थी 2025 में ही, तो 709 हिम तेंदुआ थे और 2024 में 718 थे। सबसे ज़्यादा लद्दाख में है तेंदुआ, हिम तेंदुआ की बात की जा रही है यहाँ पर। अब जनसंख्या के कुछ सिद्धांत और उन सिद्धांतों के प्रतिपादक पूछे जाते हैं, तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत ये एडविन केनन ने दिया था। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने दिया था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ये थॉम्सन ने दिया था। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये माल्थस ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर दर्रा के बारे में, तो माना दर्रा उत्तराखंड का है, नीति दर्रा उत्तराखंड का है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश का, अघिल दर्रा ये लद्दाख का है।
सारे दर्रे पढ़ लीजिएगा, सब कुछ मतलब जितना इंडियन ज्योग्राफी में उसमें दिया है मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे जितने भी नोट्स हैं बहुत कंसाइज, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो बहुत शॉर्ट में है, और उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, ये कोई अपनी तारीफ नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। उत्तराखंड के दर्रे यहाँ से देख लीजिए, नीति, माना, लिपुलेख और मुलिंगला, यही इतना पूछते हैं। नीति और नीतिला, मानाला, उसके बाद लिपुलेख और मुलिंगला, ये सारे उत्तराखंड के हैं और लगभग सभी जो है भारत और चीन के बीच में हैं। फिर जो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, बोमडिला, दिफू और पांगसाऊ, ये बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा के बीच में, ल्हासा तिब्बत की राजधानी मानी जाती थी। दिफू जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, पांगसाऊ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में। तो ये दिफू और पांगसाऊ इन दोनों सीमा पर है, और बोमडिला जो है अरुणाचल और ल्हासा की सीमा पर है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत और चीन के बीच में ही ये दर्रे लद्दाख में स्थित है। काराकोरम, केपसांग, लानकला, चांगला, जाराला, खारदुंगला, थांगला, ये सब जो है लद्दाख के दर्रे हैं, याद रखिएगा। सारे दर्रे देख लीजिएगा, हिमाचल वगैरह में भी बहुत दर्रे हैं। 2022 का क्वेश्चन है जनजाति और राज्य। खेरिया जनजाति ये उड़ीसा और झारखंड की है, और कुकी जनजाति पूर्वोत्तर राज्य की, यान्दी जो है आंध्र प्रदेश की है, पालियान जनजाति केरल और तमिलनाडु की है, सुगाली जो है आंध्र प्रदेश की है, वर्ली महाराष्ट्र और गुजरात की है, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ यहाँ पे ज़्यादा पूछी जाती है इसलिए अलग लिखी हैं। तो चारियार, ओंग, जारवास, सेंटलीज, सेम्पेंज, ये सब अंडमान निकोबार की। लक्षद्वीप की है कोया, अमीनी देवी, मालामिस, ये सब जब कोया बहुत पूछी जाती है, लक्षद्वीप की है। पहाड़ी और कहाँ पर स्थित है? बटेश्वर पहाड़ी जो है भागलपुर बिहार में स्थित है। चिन श्रृंखला मणिपुर से म्यांमार तक है। घोसी पहाड़ी हरियाणा में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। नेक्स्ट यहाँ पर जितनी श्रृंखलाएँ पहाड़ियाँ छोटी छोटी हैं वो सब उसमें जो आप इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे उसमें मैक्सिमम मिल जाएगा। चिपको आंदोलन जो है वन कटाई के खिलाफ है, और ये कब आया था? तो 1970 की ये बात है। मेनली ये जो है 73 में चला गया था, लेकिन शुरुआत इसकी थोड़ी 70 से ही हो गई थी। इससे संबंधित व्यक्ति बहुत पूछे जाते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये सब जो हैं चिपको आंदोलन से संबंधित थे। नर्मदा बचाओ, तब ये जो है यूपी का ही हिस्सा था उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की बात है, और तभी वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 में हुआ था गुजरात में। एपिको आंदोलन एक हुआ था वन और वन्यजीव के संरक्षण के लिए 1983 में, कर्नाटक में हुआ था। एपिको क्षेत्र मैच करने को आ सकता है। फिर साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन ये केरल में हुआ था 1980 में। पूछा इसमें चिपको आंदोलन के बारे में ही गया था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। भारतीय वन्य जीव प्रबंधन संस्थान ये देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। मानस कहाँ पर है? तो ये असम में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। पंचपड़ी मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जैवमंडल रिजर्व हमारे कितने हैं? इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 18 हैं। स्थापना वर्ष इनका भी पूछा जाता है। तो नीलगिरी जो है पहला जैवमंडल रिजर्व बना था, तो ये 1986 में बना था, पहला बना था ये। फिर जो है नंदा देवी और नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। 1988 में इसको जो है जैवमंडल रिजर्व का दर्जा दिया गया था। फिर ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस और सुंदरवन ये 1989 में बने थे। जैवमंडल का दर्जा इनको 89 में दिया गया था। फिर सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सबका ईयर नहीं याद रखना, लेकिन जब क्वेश्चन टफ आता है तो ईयर भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि 18 ही हैं तो ईयर भी पूछ लिया जाता है। पहला वाला 86 याद रखिएगा। फिर नंदा देवी और नोकरेक था 88 में। फिर डिब्रू सखोवा यहाँ पर असम में 97 में बना था। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मतलब बना तो पहले था, जैवमंडल रिजर्व का दर्जा कब दिया गया वो चीज़ यहाँ लिखी है। 1998 पंचमढ़ी 1999, कंचनजंगा सन 2000, अगस्त्यमलाई केरल में स्थित है 2001। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर जो है अचानकमार अमरकंटक ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है 2005 में। उसके बाद कच्छ जो है ये 2008 में इसको दर्जा दिया गया, गुजरात में स्थित है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। 2009 में इसको दर्जा दिया गया। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में 2010 में। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में 2011 में। अब ये जितने भी 18 हैं जैवमंडल रिजर्व, इनमें से 12 जो है यूनेस्को साइट में भी दर्ज हैं। ये कौन कौन से हैं? तो नीलगिरी को यूनेस्को साइट में कब? 2000 में, सन 2000 में डाला गया सबसे पहले। उसके बाद मन्नार को, सुंदरवन को, नंदा देवी, पंचमढ़ी, नोकरेक, सिमलीपाल, अचानकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि निम्नलिखित जैवमंडल रिजर्व में कौन से यूनेस्को साइट्स में दर्ज हैं।
तो इसमें याद रखिएगा कौन कौन से दर्ज हैं, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नीलगिरी, मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, पंचमढ़ी, नोकरेक, सिमलीपाल, अचानक मार, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा और पन्ना। जलप्रपात और उसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो दूध सागर जो है गोवा में है, बरकाना कहाँ है, कर्नाटक में, खंडाधार उड़ीसा में है, पलानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे। विश्व का जो कितना क्षेत्रफल यहाँ पर है, तो 2.4%। 2.4% जो है ये इसका मतलब पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत में है। कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है भारत को, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा पूरा। सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा क्षमता कहाँ पे है वर्तमान में, तो खंबात की खाड़ी में, सेकंड पे कच्छ की खाड़ी में। हमारी जो ज्वार भाटा जो आता है उससे हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पे बनाते हैं, खंबात की खाड़ी में। फिर जो है यहाँ पर पवन ऊर्जा के बारे में है। अब ये जितने भी इम्पोर्टेंट अभी रिसेंट में कुछ रिपोर्ट आई हैं उसको देख लेते हैं। पवन ऊर्जा में 2025 में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है इंडिया में, तो गुजरात है। उसके बाद कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पवन ऊर्जा में विश्व में नंबर 1 पे कौन है, तो चीन है। उसके बाद यूएसए, फिर जर्मनी, चौथे नंबर पे भारत है। विश्व में भारत का स्थान है चौथा। इंडिया में नंबर 1 पे कौन है, गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। फिर जो है सौर ऊर्जा की यहाँ पे बात करते हैं। सौर ऊर्जा में नंबर 1 पे भारत में है राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। सौर ऊर्जा में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, चीन और यूएसए के बाद। सब में यहाँ पर देखिए चीन है, उसके बाद यूएसए है। टोटल नवीकरणीय ऊर्जा में जितने भी रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसमें नंबर 1 पे है चीन, उसके बाद यूएसए, फिर ब्राज़ील और चौथे नंबर पे है भारत। टोटल नवीकरणीय ऊर्जा में भारत चौथे नंबर पे है। पवन वाले में भी भारत चौथे नंबर पे है। सौर ऊर्जा में भारत तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा, टोटल नवीकरणीय में राजस्थान नंबर 1 है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक है। अब एक और रिपोर्ट आई थी ऊर्जा सांख्यिकी भारत रिपोर्ट 2025 की। इसमें बोला गया था कि हमारा जो पोटेंशियल है नवीकरणीय ऊर्जा का, उस पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है पवन ऊर्जा का, उसके बाद सौर ऊर्जा का है, फिर हाइड्रो जो एनर्जी है उसका है, जल वाले का। और एक और जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा जारी किया गया था कि वर्तमान में हम सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे बना रहे हैं, तो कोयले से, उसके बाद सोलर से, उसके बाद पवन से, फिर हाइड्रो से। कोल, फिर सोलर, फिर पवन, फिर हाइड्रो। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की रिपोर्ट है। ये जब पूछा जाएगा पोटेंशियल वाला तो ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के अनुसार ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा। फिर और वैसे रहेगा अरेंज करने को तो ये वाला रहेगा। अब एक लक्ष्य रखा गया था भारत के द्वारा कि 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है, तो 500 गीगावाट का। 2047 तक कितना है, तो 1800 गीगावाट तक का। ये दोनों लक्ष्य याद रखिएगा। 30 तक हमें 500 गीगावाट अचीव करना और 2047 तक 1800 गीगावाट। अभी वर्तमान में 12 अगस्त 2025 तक 234.24 गीगावाट है हमारा, मतलब टोटल नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से महानदी सबसे बड़ी, मतलब कई सारी नदियाँ, ये सब नदियाँ थी, उनमें से महानदी सबसे बड़ी थी। बेसिन उसका सबसे बड़ा था। बेसिन मतलब उसका जो कैचमेंट एरिया होता है। दक्षिण में सबसे बड़ा बेसिन किसका है, गोदावरी नदी का है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं थी। यही नदियाँ थी, ये सब दक्षिण भारत की ही नदियाँ हैं, लेकिन उसमें गोदावरी ऑप्शन में नहीं था। अगर गोदावरी ऑप्शन में रहता तो इससे बड़ी कोई नहीं है दक्षिण भारत की। 2021 का क्वेश्चन, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। ये यूपी में रामसर स्थल 10 हैं, कौन कौन से, तो सबसे पहला जो 2005 में डिक्लेयर हुआ था ऊपरी गंगा नहर, ब्रजघाट से नरौरा तक ऊपरी गंगा नहर वाला जो क्षेत्र है वो सबसे पहले रामसर स्थल में गया था। फिर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में 2019 में इसको। फिर काफ़ी दिन तक तो बस केवल एक ही था यूपी का, उसके बाद अब 10 हो गए हैं। फिर सांडी हरदोई का सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर रायबरेली का, सामन ये जो है मैनपुरी का, पार्वती अर्गा गोंडा का, सरसई नवार इटावा का, हैदरपुर वेटलैंड 2021 में इसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया था रामसर साइट का, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थित है ये। बखीरा ये पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। सुर सरोवर आगरा में है। 2022 में इन दोनों को जो है बखीरा और सुर सरोवर को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, हुंडुरु जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। चचई जलप्रपात कहाँ पर है, तो बीहड़ नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर है। बूढ़ा काग बूढ़ा नदी पर स्थित है।
फिर सिमलीपाल जयमंडल रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। राज्य और सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पर एक ही दो पूछे गए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ लिखे। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे ऊंची है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई। जिसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट है उसकी ऊंचाई लिखिए। उत्तराखंड की है नंदा देवी सबसे ऊंची, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। नागालैंड की है सारामती, मध्य प्रदेश की है धूपगढ़, पश्चिम बंगाल की है संदकफू और इसकी संदकफू की ऊंचाई है 3780 मीटर। मणिपुर की है माउंट टेपू जो कि बरेल रेंज का हिस्सा है। बरेल रेंज जो है मणिपुर और नागालैंड के बीच में स्थित है। त्रिपुरा का है सबसे ऊंची चोटी बेतलिंग चिप। अरुणाचल की है कांगटो और अरुणाचल में एक और चोटी है जिसका नाम है गोरी चेन, बहुत फेमस है गोरी चेन, इसलिए पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे ऊंची है अरुणाचल की कांगटो। नेक्स्ट है तीस्ता नदी जो है ये 1780 के पहले गंगा की सहायक नदी थी। ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाइज। पहले ये गंगा की सहायक नदी नहीं थी, पहले ये गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ये ब्रह्मपुत्र की है क्योंकि इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उद्गम इसका होता है चोलामू लेक से जो कि सिक्किम की लेक है। और तीस्ता के प्रमुख सहायक नदियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रंगीत नदी, पूछा जाता है रंगीत किसकी सहायक नदी है? तीस्ता की। और तीस्ता किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। तो तीस्ता के प्रमुख सहायक नदियों में एक रंगीत है, एक रंगपो है। रंगीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोंक नदी ये महानदी की सहायक नदी है। फिर है एक पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी। ये नदी गंगा नदी बेसिन में ही आती है। पुनपुन नदी, अजय नदी, छोटी छोटी नदियां हैं ये कुछ। तो जोंक नदी के बारे में था, जोंक नदी महानदी की सहायक है, इसको महानदी की सहायक नदियों में देख लीजिएगा। महानदी की, गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की, और इन सब नदियों की जितनी भी सहायक नदी हैं उसको एकदम से रट लीजिएगा। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नैरोबी में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। फिर जो यहाँ पर ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहला जो हमारे यहाँ इंडिया में रामसर स्थल घोषित किया गया था उसमें चिल्का झील भी थी और एक केवलादेव नेशनल पार्क था जो कि राजस्थान का है। तो दो हमारा 1981 में पहले दो साइट जो है रामसर उसमें डाले गए थे, चिल्का लेक और केवलादेव। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से हवा उठा के उसके बाद यहाँ आके हमारे भारत के उत्तरी एरिया में जो वर्षा होती है वो जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है 2020 का क्वेश्चन, कश्मीर घाटी। ये कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में है, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में। सारी श्रेणियां जो है जब इंडियन ज्योग्राफी वाला आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यही श्रेणियां ही दी हैं। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। फिर जो है अंगामी जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की। बिरहोर झारखंड से संबंधित है। खस जो है उत्तराखंड की है। टोडा तमिलनाडु की है। नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। अगर देखिए हिमालय के बारे में रॉकी, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, इनके बारे में जितने भी वलित पर्वत हैं उनके बारे में अगर पूछा जाए तो वही सबसे नवीनतम होते हैं वलित पर्वत। रेंगमा जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की। सेंटली, जारवा, जारना, ओंजे, हालचू, सेम्पेन, येरे, केडे, कोरा, ताबू, ये सब कहाँ की जनजातियाँ हैं? तो ये सब अंडमान निकोबार की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कर्नाटक के लौ आयुक्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बेल्लारी, बीजापुर, ये सब जो हैं लौ आयुक्त क्षेत्र हैं कर्नाटक के। भारत में मुंबई जो है सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र है और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन यही कुछ आया था और भारत का मैनचेस्टर भी यहाँ पर लिखा है। फिर जो यमुना नदी से मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? पश्चिम से पूर्व, इसको अरेंज करने को आया था क्वेश्चन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, वही जो भी हमने देखा था नदियों में। ट्रांस हिमालय नदी किसको कहते हैं? जो हिमालय पार करके आती है, जैसे सतलज आती है हमारे यहाँ जो हिमाचल प्रदेश से एंटर होती है, उसके बाद सिंधु आती है उधर से ही, ट्रांस हिमालय से आती है ये सब नदी, सबसे मतलब लास्ट वाला जो हिमालय। फिर ब्रह्मपुत्र भी वहीं से आती है। नेक्स्ट है 2019 का पेपर, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तो तलचिरा जो है ये महानदी घाटी में है। कर्णपुरा दामोदर घाटी में। सिंगरौली सोन घाटी में। सिंगरेनी गोदावरी घाटी में है। सिंगरेनी याद रखिएगा, सिंगरेनी वो जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पे है और सिंगरौली हमारा जो है मध्य प्रदेश और यूपी वाले एरिया में है, सोन नदी के आसपास। दोनों कोयला क्षेत्र हैं।
गन्ना और चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उत्पादकता में प्रथम है महाराष्ट्र। मोरीबंदर डेल्टा कहाँ पर है, तो ये बंगाल डेल्टा का भाग है मोरीबंदर डेल्टा। ये अब बंद पड़ा हुआ है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है इसमें, एक सुसुप्त डेल्टा माना जाता है कि अब नहीं चलता है ज़्यादा। अन्य भाग इसके जौर सक्रिय डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा, इसको अन्य उसमें करा गया है। मुख्य हिमालय जो है वो जीवाश्म विहीन है, ये सेनोजोइक काल में बना था। जो मेन हिमालय है वहाँ पर जीवाश्म नहीं है, ये याद रखेगा, क्योंकि जीवाश्म वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। तो जो बहुत पुराना चीज़ हो जाता है उसमें जहाँ पे बहुत ठंडा वंडा होगा वहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादा नहीं होंगे। तो मेन उसमें जब प्लेट टेक्टोनिक वगैरह से जो ज्वालामुखी उद्गार वगैरह से स्टार्टिंग में सबसे जो चीज़ बनती है वहाँ पर ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। जो आग्नेय शैलों से जो चीज़ें बनती हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये उसी तरह की चीज़ है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ता है। फैक्ट से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा इसको थ्योरी भी आपको पीछे की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिवालिक का निर्माण जो है नदियों के निक्षेप से हुआ है। यहाँ से मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं शिवालिक से। नदियों के निक्षेप से धीरे धीरे जब अपना गाद जमा करती रही तो शिवालिक रेंज वही है जो हिमालय की लास्ट वाली रेंज है। पश्चिम से पूर्व इसको अरेंज करने को आया था तो पहाड़ियाँ हैं ये सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और उसके बाद छोटा नागपुर पठार। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है, तो हिमालय क्षेत्र है सर्वाधिक गहनता वाला। फिर यहाँ कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्रम अवस्थित हैं, इस कारण सबसे ज़्यादा भूकंप इन क्षेत्रों में आता है, हिमालयी क्षेत्रों में। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। सरोवरीय मैदान का उदाहरण ये लेक स्ट्राइन प्लेन कहते हैं, ये मणिपुर का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा तो आपको पता होगा, सतपुड़ा पर्वत और विंध्यन के बीच में बहती है। इसके अलावा दामोदर भी भ्रंश घाटी में बहती है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर पश्चिमी दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर पठार से, और उसके बाद हुगली में जाके मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पश्चिम से पूर्व कम होती जाती है। जब पश्चिमी विक्षोभ में अभी हमने बात की थी, पश्चिमी विक्षोभ वाली वर्षा जो भूमध्य सागर से हवा उठाई जाती है, उसके बाद भारत के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा इससे होती है, ठंडी के मौसम में होती है। और जैसे जैसे हम इधर को बढ़ते हैं वैसे वैसे ये वर्षा कम होती जाती है। फिर जो है लूनी नदी का पानी शुरू में कुछ दूर तक मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है, क्योंकि उधर नमक ज़्यादा बह जाता है और उसके बाद जाके ये लूनी नदी विलीन हो जाती है कच्छ के रण में। उद्गम होता है इसका अजमेर से, अरावली रेंजों से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला है 2018 का पेपर, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल या फिर कुंचिकल जलप्रपात इसको कहते हैं, वराह नदी पर स्थित है। फिर जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है। अब देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब दोनों ऑप्शन में दिया रहता है तो जोग माना जाता है। एक है जो स्टेप बाय स्टेप है, एक है सीधा सबसे ऊंचा, तो दोनों तरह के क्वेश्चन अलग अलग हैं। जोग वैसे सबसे ऊंचा है और अगर सीधा सबसे ऊंचा माना जाए तो कुंचिकल है, इसीलिए जब क्वेश्चन आता है तो बार बार गलत होता है। कभी आयोग दूसरा वाला मान लेता है, कभी दूसरा वाला मान लेता है, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में जोग ही लगाइएगा। फिर जो है केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की है दोदा बेटा, सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है मौसम मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है, शिमला में, पुणे में, दिल्ली में। कई बार स्थानांतरित हुआ था ये, तो सबसे पहले इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी 1875 में। भारत चीन रेखा जो है ये मैकमोहन रेखा इसको कहा जाता है, 1914 में बनाई गई थी। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। वर्तमान में अभी नए आंकड़े आए हैं तो भारत की तटरेखा की लंबाई नए आंकड़ों के अनुसार 11,098 किलोमीटर है। पहले 1970 में एक बार जब हुआ था गणना तो 7,516 किलोमीटर था ये, अब 11,098 है। सबसे लंबी तटरेखा अब गुजरात की है, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। 9 राज्य और 4 केंद्रीय शासित समुद्र से सीमा साझा करते हैं राज्य, ये भी याद रखिएगा। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश की जो तिरुपति पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। थार मरुस्थल ये प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है, ये भी एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला टॉपिक यही है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी जो है कौन कौन सी है, तो ये गोदावरी है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। फिर कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। कबाम नदी केरल पश्चिमी घाट से निकलती है, केरल से कबाम नदी। फिर जो है ताप्ती जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ये सतपुड़ा रेंजेस से निकलती है मध्य प्रदेश से। और
मुल्ताई पहाड़ी उसको कहा जाता है, बैतूल जिला, वहीं से निकलती है ताप्ती नदी। अगला है यहाँ पर काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में पाई जाती है। काले रंग की होती है, टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट, और इसमें जीवाश्म और लोहा वगैरह भी होता है। तो काली मिट्टी है ये, इसमें कपास पाया जाता है। 2017 का पेपर, विशाल नद हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है। काराकोरम रेंजेस में सियाचिन को सबसे बड़ा ग्लेशियर माना गया है। सारे ग्लेशियर, कई सारे ग्लेशियर हैं, इंडियन ज्योग्राफी में आपको मिल जाएंगे। जितना बोला जा रहा है इसको इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ लीजिएगा जरूर, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सिपकीला जो है ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश का। नाथुला सिक्किम का, जो जिला जम्मू कश्मीर का है। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम का है। 90% से अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और दामोदर, गोदावरी और सोन और महानदी, इन नदी घाटी बेसिन में ही पाया जाता है। इनमें मतलब कोयला का क्षेत्र इन नदियों को माना जाता है। कच्चे माल के समीप कौन कौन से उद्योग हैं? तो जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, सलेम तमिलनाडु में। दुर्गापुर का जो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर वाला प्लांट है वो कच्चे माल से दूर है। पूछा गया था निम्न में से कौन सा कच्चे माल के समीप नहीं है? तो ये सब हैं, ये नहीं है। यहाँ कोयला तो मिलता है लेकिन लौह अयस्क मैग्नीज वगैरह नहीं मिलते दुर्गापुर में। कर्क रेखा जो है, जो 23.5 डिग्री हमारे यहाँ से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। फिर पश्चिम से पूर्व यहाँ पर इसको अरेंज करने को गारो खासी जयंतिया नागा आया था। इसको अरेंज गारो खासी जयंतिया, उसके बाद नागा पहाड़ियाँ। इडुक्की ये जल विद्युत परियोजना है, कहाँ है? केरल में स्थित है इडुक्की। उसके बाद जो है सबरीगिरी, ये भी केरल में है, जल विद्युत परियोजना है। घाटप्रभा कर्नाटक की सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है उत्तराखंड की। फिर दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है गोवा में। डुडुमा जो है मचकुंड में स्थित है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। गोगाक जलप्रपात ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है कर्नाटक में, और बहुत इंपॉर्टेंट है गोगाक, घाटप्रभा पर है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। फिर जो है पश्चिमी घाट, यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कुमारी बोलते हैं। फिर दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है इसको वाल्टेरे बोलते हैं। उत्तर पूर्व में इसको झूम कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको डाहिया बोलते हैं। एल्युमिनियम कंपनी और उसकी स्थिति, बाल्को कहाँ पर है? बाल्को है कोरबा में छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को रेणुकूट में है, सोनभद्र में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड में है, उड़ीसा में। नालको कहाँ पर है? कोरापुट में, उड़ीसा में। ये सब याद रखिएगा, कोरापुट में क्या है? नालको है। रेणुकूट में हिंडाल्को है, कोरबा में बाल्को है। उष्णकटिबंधीय वन और कहाँ पर स्थित है? तो उष्णकटिबंधीय वन के लिए फेमस है साइलेंट वैली केरल की। शंकुवृक्ष वन के लिए हिमाचल प्रदेश से फेमस है। मतलब मैच करने को आए तो आप देखेंगे कि शंकु वन कहाँ पाए जाएंगे इनमें से, तो हिमाचल में ही। कच्छ वनस्पतियाँ सुंदर वन है। पतझड़ वन राजस्थान में। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में अंडमान निकोबार में स्थित है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। अगला है पर्वतीय दर्रा और राज्य। माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला जो है सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। जोजिला जो है ये श्रीनगर से ले जाने का रास्ता बनाता है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत से तिब्बत व भूटान जाने का रास्ता चुंबी घाटी से होकर जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ पर पाई जाती है? तो कर्नाटक में, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है, 2695 मीटर। फिर मुकुम जो है ये असम से संबंधित है, कोयला क्षेत्र है। और डल्ली राजहरा ये लौह अयस्क क्षेत्र है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। कोरापुट उड़ीसा का क्षेत्र है, बॉक्साइट से संबंधित है। चित्रदुर्ग ये कर्नाटक में है, मैग्नीज से संबंधित क्षेत्र है। फिर यहाँ पर कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक। कन्नड़ तट, कर्नाटक तट जिसको कहते हैं, ये गोवा से मंगलौर तक। फिर मालाबार तट ये मंगलौर से कन्याकुमारी तक। उत्कल तट जो उड़ीसा वाला तट है उसको उत्कल तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट गोदावरी नदी से कृष्णा नदी के बीच में जो क्षेत्र है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। फिर कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस तरह से ये जो तट हैं इनको बांटा गया है, तो ये याद रखिएगा। तातीपाका तेल शोधनशाला ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोदावरी नदी पर। ONGC रिफाइनरी है ये तातीपाका तेल शोधनशाला।
फिर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली कम वर्षा, जो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा केरल में होती है। अभी हमने बात की थी कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के छाया क्षेत्र में आ जाता है, तो वापस आने वाली वर्षा से यहाँ पर बारिश होती है। चेन्नई में उत्तर पूर्व मानसून से अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश होती है। फिर जो है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, तिलैया बांध बराकर नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, नेलांग घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। घाटियाँ बहुत सारी हैं, उसको देख लीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी में ही है वो भी। जनजाति और राज्य, कई बार देखिए ज्योग्राफी वगैरह बदलता नहीं है, तो अगर आप वही चीज़ देख लेते हैं कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको अलग से नहीं बताया जाएगा। पुराना भी कोई आपको वीडियो मिले तो वहाँ से देख लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी ब्रेक टाइम क्लासेस डालेंगे, कोई भी आपको वीडियो दिखे वही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको इस तरह से नोट्स बनाया गया है कि उसमें से कुछ छूटे नहीं। अगर आप घाटी पढ़ रहे हैं तो पूरा घाटी आ जाएगा, उन्हीं में से क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। फिर जो है जनजाति राज्य, टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, लेप्चा सिक्किम की है, बीरहोर झारखंड की है, गारो मेघालय की है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में। मालवन समुद्री अभ्यारण्य कोंकर महाराष्ट्र में है। गहीर माथा उड़ीसा में है। मन्नार जो है तमिलनाडु में है। रानी झांसी अंडमान निकोबार में है। दूध गंगा नदी कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्वस्त नगर या किसी भी आपदा से प्रभावित नगर, ये कुछ नगर हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लखपत नगर, कुलधारा का नाम आपने सुना होगा, भूत ऊत यहाँ रहते हैं कहा जाता है। धनुषकोडी, हम्पी, मांडू, ये सब ध्वस्त नगर माने जाते हैं। फिर अंचार झील जम्मू कश्मीर में है। हमीरसर झील गुजरात में है। फिर जनजाति और राज्य, टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में, लेप्चा जो है सिक्किम में है, बीरहोर झारखंड में, गारो जनजाति मेघालय में है। फिर एक एडन नहर दामोदर नदी पर से संबंधित है। सरहिंद नहर ये सतलज नदी से संबंधित है। फिर कृष्णा नदी डेल्टा और केप कमोरिन जो कि कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तट तक का जो क्षेत्र है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं, इधर वाला। फिर जो है सोयाबीन की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा है, मध्य प्रदेश। दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। सरिस्का राजस्थान में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर, नागर होले ये सब जो है कर्नाटक में है। दिल्ली से आगरा के बीच में यमुना नदी जो है प्रदूषण के कारण मृत हो जाती है। यह नदी यमुनोत्री से निकलती है और सतवाहिनी नदी है। अब ये पूछा गया था, स्टेटमेंट है कि दिल्ली से आगरा के बीच में प्रदूषण के कारण उसको मृत नदी मान लिया जाता है। भारत का ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो बैरन आइलैंड है जो कि उत्तरी अंडमान के पास स्थित है और इसमें अंतिम बार उद्गार 1803 में हुआ था। बेतवा नदी पर बांध है कुछ जो पूछे जाते हैं, तो राजघाट है, माता टीला, सुकमा डुकमा, धुरवारा, तो ये सब जो बांध वगैरह हैं वो आपको यूपी स्पेशल में मिलेंगे। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा अगर आ जाए, अगर भारत वर्ड लग जाएगा तो उसको कावेरी को कहते हैं। क्वेश्चन मतलब ये कोई वो नहीं है कि बस क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब ऑप्शन में भारत लिखा रहे तो कावेरी रहेगा, जब भारत ना लिखा रहे तो गोदावरी रहेगा। बस एक ट्रिक है ये। 2013 में मंदाकिनी नदी में बाढ़ का कारण क्या था, तो चौराबाड़ी जो झील थी वो फट गई थी उत्तराखंड में, केदारनाथ में। और ये घटना कब हुई थी, वही जब केदारनाथ पूरा मतलब ख़त्म हो गया था उस टाइम पे सब चीज़ें, तो 16 से 17 जून के बीच वाली जो रात थी 2013 में, तभी ये घटना हुई थी, चौराबाड़ी जो झील फटी थी। फिर 2014 का क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती क्योंकि ये छोटे प्रवाह क्षेत्र में बहती हैं और अपेक्षाकृत कठोर चट्टान पर प्रवाहित होती हैं। तो इधर वाली जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, अपना गाद नहीं छोड़ती हैं, यहाँ पे लास्ट में ज़्यादा कम छोड़ती हैं, तो उसको डेल्टा नहीं बोलते, एस्चुरी बोलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए, उत्तराखंड में है ये। पेरियार जो है केरल में स्थित है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मानस असम में स्थित है, हाथी और गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुधुआ जो है ये यूपी में है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बीरहोर जनजाति ये झारखंड की है और झारखंड की अन्य जनजाति है मुंडा, हो, भूमिज और उरांव। मुंडा, हो, भूमिज और उरांव। भूटिया जनजाति सिक्किम की है, यहाँ की सिक्किम की लेप्चा भी है, गुरुंग है, लिम्बू है, गोरखा है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी वाले क्षेत्र में रहती है। इसके अलावा तमिलनाडु में कोट, इरुसेल, कुरुवा, बदागा ये सब जनजाति हैं। सेंटनलीज ये अंडमान निकोबार की है। ओजे, जारवा, सैम्पेन भी यहीं की है। फिर जो है दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाह तंत्र जो है अरीय प्रवाह तंत्र होता है, इस तरह का
और जो है उत्तर भारत में वृक्षनुमा तंत्र होता है। देखिए दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे नदियाँ बहती हैं, इधर 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 दोनों निकल जाती हैं, और जब हम यहाँ उत्तर भारत की जब गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे आती हैं नदियाँ। तो ये दोनों तंत्र है, ये वृक्षनुमा है उत्तर भारत वाला, और दक्षिण भारत का अरीय है। तो ये बस शब्द याद रखिएगा, वृक्षनुमा और अरीय। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, केवलादेव राजस्थान में, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में, बेरियार केरल में है। तो ये जो है PYQ में कुछ इंडियन ज्योग्राफी के। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं जिसके आप वीडियो देखते हैं वो सारे हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट, क्विज, करंट अफेयर, जो भी चीज़ें हैं UPPCS से रिलेटेड लास्ट टाइम के लिए, वो सब ज्वाइन करने के लिए UPPCS वाला पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। नंबर ये व्हाट्सएप वाला दिया है, इस पर मैसेज करेंगे UPPCS ग्रुप डिटेल, तो डिटेल आपको भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।